पेज नंबर 293 नंबर 5 का देखो वहां पे दिया हुआ इंफॉर्मेशन दिया हुआ तुम्हारे पास क्या लिखा कंप्यूटेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पे बैलेंस शीट दिया हुआ है ना। देखो 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है 2018-2019 लायबिलिटीज एंड एसेट्स दिखाई दे रहा क्वेश्चन। तो अब ये बैलेंस शीट के हेल्प से हम लोग को क्या निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है तो अब ये कैसे निकलेगा नीचे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे ना देखो यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ नेट प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ। ठीक है ना ही तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ। जब नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ रहेगा 2 साल का एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग है ना। दिखाई दे रहा है लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां पे 2018-2019 का दिया मतलब एक ओपनिंग बैलेंस हो गया क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे जब भी अगर नहीं 2 साल का दिया हुआ रहेगा पीएल अकाउंट। ठीक है तो हम लोग को बनाना पड़ता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहता तो ये बनाने का जरूरत नहीं थी। ठीक है एक छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। मेरे पास अब सिंस पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा साइड में लिखा जा रहा है लायबिलिटी साइड में। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में आता है ना। अगर लायबिलिटी साइड में आता है तो उसका बैलेंस जो टोटल होगा वो बाई साइड है ना और जो क्लोजिंग बैलेंस है टू साइड। ये था लायबिलिटी आइटम इसके बाई बैलेंस पीडी क्रेडिट साइड होता है और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड होता है। क्लियर है। लेकिन अगर कोई एसेट्स होता तो उसका बैलेंस पीडी कहां पर होता डेबिट साइड मतलब लिखते हैं टू बैलेंस पीडी और फिर यहां पे लिखते हैं बाई बैलेंस। ठीक है तो ये है ओपनिंग बैलेंस शीट या ओपनिंग डेट। तो 2018 वाला ओपनिंग हो गया और 2019 वाला क्लोजिंग हो गया है ना। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ 40,000 का यहाँ पे लिखो 40,000। क्लोजिंग कितना दिया हुआ 68,000 है ना। ओपनिंग है 40 और क्लोजिंग दिया हुआ है। अब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है मतलब मेरे को निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये साइड पे आएगा वो और उसको बोलते हैं बाय नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ये आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है ये चीज निकालना है मेरे को। तो ये निकालने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है सुन लो बात अच्छे से। एक आता है तुम्हारा डिविडेंड बिकॉज डिविडेंड हम लोग प्रॉफिट से ही बांटते हैं बांटेगा तो वो घट जाएगा। अब वो डिविडेंड कैसा भी हो। दूसरा होता है रिजर्व। ठीक है जनरल रिजर्व हो सकता है कोई भी रिजर्व अगर बनाया जा रहा है जनरल रिजर्व। ठीक है या फिर तुम बोलो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एनी रिजर्व सब यही पर आएगा बिकॉज रिजर्व में जो पैसा आता है वो प्रॉफिट से ही आता है ट्रांसफर। और एक आइटम आता है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स। कैश फ्लो में तुम लोग ये चीज पढ़ा होगा मेरे ख्याल से डिविडेंड रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है तो पीएल एप्रो में याद रखना ये 3 आइटम आते हैं आपके। अब अगर कोई और क्वेश्चन में या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा लेकिन नॉर्मली ये 3 ही होता है। ठीक है और रिजर्व का मतलब समझना कोई भी रिजर्व डिविडेंड 2 तरीका का होता है ना। एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। तो यहीं पे लिखेंगे रिजर्व जितना भी रिजर्व अगर बन रहा है अनपेड डिविडेंड को मतलब वो पे नहीं किया। अनपेड का मतलब होता है डिविडेंड फाइनल कर दिया है बोल दिया है पे करेंगे बट पे नहीं किया वो तो आउटस्टैंडिंग हो गया ना। समझा बात। डिविडेंड 2 ही तरीका होता है एक होता है इंटरिम देखो यहां पे डिविडेंड बना रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। एक होता है इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है साल कंप्लीट नहीं हुआ पूरा मिडिल ऑफ द ईयर में जितना भी कमाया उससे हम लोग डिविडेंड ये कर दिया डिक्लेयर कर दिया। ठीक है और एक होता है फाइनल डिविडेंड में क्या होता है साल पूरा कंप्लीट हो गया पता चल गया इतना प्रॉफिट कमाया अब डिविडेंड डिक्लेयर कर।
ऑडिट भी होता है। इंटरिम ऑडिट क्या होता है, जैसे कि जैसे थोड़ा थोड़ा काम हुआ ऑडिट कर दिया, थोड़ा काम हुआ ऑडिट हो गया, समझ में? अगर होता है फाइनल ऑडिट, कब होगा फाइनल ऑडिट? जब सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएगा उसके बाद होता है ऑडिट। तो वैसे फाइनल का मतलब यहाँ पे क्या, जब पता चल गया है, मतलब ईयर एंड के बाद, आफ्टर ईयर एंड साल खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा पीएल कितना है, उस हिसाब से फिर डिविडेंड बांटा है तो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। क्लियर है बात? अब बात हुआ अनक्लेम डिविडेंड, ये सब वर्ड दिखाई देगा, अनक्लेम, अनपेड। अनक्लेम का मतलब जो एक शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर पाया, ट्रेस नहीं कर पाए, इसलिए वो आके हम लोग से वो क्लेम भी नहीं कर, तो उसको मिला नहीं पैसा। तो ये मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग, देना पड़ेगा, जब भी क्लेम करेगा तो देना पड़ेगा। डिविडेंड नहीं है कोई बोल के, पैसा लिया नहीं है, अनपेड जो पे नहीं किया मतलब आउटस्टैंडिंग हो। बात समझ में आ रहा है? ये कोई टाइप ऑफ डिविडेंड नहीं है। क्लियर है बात? यहाँ पे अगर टाइप ऑफ डिविडेंड का बात करेंगे तो इंटरिम और फाइनल। क्लियर है बात? रिजर्व, अब यहाँ पे जो रिजर्व लिखा है, रिजर्व कैन बी एनी काइंड, जनरल रिजर्व बोल दो, रेवेन्यू रिजर्व बोल दो, उसके बाद सिंकिंग फंड होता है, फंड एक बन जाता है, सिंकिंग फंड रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। कोई भी अगर रिजर्व पीएल से बनता है, अगर पीएल से बन रहा है तो यहाँ पर आएगा। क्लियर है बात? अगर पीएल से नहीं बन रहा है तो यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर है बात? और प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के ऊपर दो बात होता है, एक होता है प्रोविजन बनाते हैं हम लोग कितना पे करना सरकार को, और एक होता है कैश पेमेंट करते हैं। तो प्रोविजन जो पीएल से बनता है, कैश जो कैश है आउटफ्लो हो जाता है। तो हम लोग को ये वाला क्वेश्चन नहीं ले, ये वाला लेना, ये वाला, ये नहीं लेना, जितना पीएल से बनना, मतलब क्यों, बिकॉज़ अल्टीमेटली पीएल से घटेगा तब तो यहाँ पे लिखेंगे, जो जिस पीएल पे असर ही नहीं करेगा वो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते। क्लियर है बात? चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पीएल हम लोग बना लिया। सबसे पहले शेयर कैपिटल में मेरे को कोई काम करनी है। जनरल रिजर्व देखो 50,000 था, 60,000 हो गया, है ना? और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया हुआ, बट हम लोग यही अज्यूम करेंगे जो जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है जनरल रिजर्व? 50,000 से 60,000 हो गया, मतलब 10,000 से बढ़ रहा है। तो वो 10,000 रिजर्व में ट्रांसफर किया गया पीएल के थ्रू, तो यहाँ पर आएगा वो 10,000। कैसे आएगा सर? 50,000 माइनस 60,000, ठीक है? मेरा बात उसके बाद पीएल अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक लेजर बना के दिखा दो, ये भी लायबिलिटी साइड में आता है ना प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम लोग बैलेंस शीट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे माय बैलेंस शीट, और यहाँ पे करेंगे टू बैलेंस शीट, है कि नहीं? तो ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दिया होगा, 5,000, और क्लोजिंग कितना दिया होगा, 10,000, है कि नहीं? अब तुम देखो क्या प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, पढ़ो। ये बना रहे, बनाता है, जब भी प्रोविजन बनता है वो किससे बनता है? पीएल से बनता है। जब बनेगा तो लिखेंगे यहाँ पे बाय पीएल अकाउंट, ये बना है, ठीक है ना? ये क्रिएटेड, न्यू प्रोविजन क्रिएट किया, कितना से क्रिएट किया? 8,000, ये पीएल से बना 8,000। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो अगर बैलेंस आ रहा है वो कितना का बैलेंस आ रहा है? 8 5 13, 13 से माइनस 10 तो 3,000। ये 3,000 का क्या हुआ? इसको हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, समझ में आया बात? ये गवर्नमेंट को पे कर देती है 3,000। कैसे? देखो बात समझो, ओपनिंग में मेरा टैक्स कितना पे करना था मेरे को? 5,000 रुपया, है ना? नया कितना बनाया? 8,000 ना, तो 8 + 5 कितना हो गया? 13,000। 3,000 सरकार को पे कर दिया, 10,000 का लायबिलिटी गई, है कि नहीं? तो बनाया कितना? 8,000। तो पीएल से कितना बना? 8,000। तो यहाँ पे
भाई पीएल है तो टू प्रोविजन फॉर टैक्स होगा कि नहीं होगा? यार बात ये है, मेरा वर्किंग मोड इसका काम नहीं था, डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में बोला है, अनपेड है, तो डिविडेंड के बारे में देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है क्या? 2019 मेरा करंट ईयर है, हाँ। और ऑलवेज ऐसे ही होता है, 18 को वो डिक्लेयर होता है, 19 में होता है, मतलब वो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, बिकॉज 2018 कहाँ पे क्लोज होगा? 31 मार्च 2018, है ना। ये साल पूरा एंड हो गया, अब इसका डिक्लेरेशन कहाँ पर होगा? 1 अप्रैल के बाद ही ना होगा डिक्लेयर, है कि नहीं? साल एंड हो गया यहाँ पर, अब इसका मतलब ये साल यहाँ पे एंड हो गया, तो मतलब सारा पीएल अकाउंट्स बन गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गया, बनने के बाद जो प्रॉफिट कमाया हम लोग डिक्लेयर कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर में डिक्लेयर करेंगे 2019 पे, है बात समझ में? अगर ये दिसंबर, अगर इस अच्छा सॉरी 31 मार्च 18 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 होगा, सॉरी 18 होगा, 1 अप्रैल 18 होगा, है ना। मार्च में खत्म हो रहा है तो अप्रैल 18 होगा, बट सिंस ये सम्स मेरा कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, तो तुम ऐसे देखो 31 दिसंबर 2018 में मेरा ईयर एंड हो गया, यहाँ तक पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट बन गया, इसका हम लोग डिविडेंड कब डिक्लेयर करेंगे? नेक्स्ट ईयर ना, मतलब 1/1/19 के बाद, है कि नहीं? तो वही बोला 18 का डिविडेंड 19 पे डिक्लेयर हो रहा है, तो कितना डिक्लेयर हुआ डिविडेंड? 20,000 रुपया, तो पूरा 20,000 रुपया यहाँ पे लिखो। अब बात तो समझो, 20 मैं एक दिन के बाद हम नहीं बोल रहे, हम बता रहे हैं 1 जनवरी 19 के बाद भी ना होगा, अब या तो 1 दिन के बाद हो जाए या 10 दिन के बाद हो जाए, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, होगा तो 18 के बाद ही ना होगा, ईयर एंड के बाद ही ना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिविडेंड 20,000 रुपये का वो लोग डिक्लेयर किया, बट बैलेंस शीट में जो दिया हुआ अनपेड 7,500 रुपया, मतलब क्या हुआ? मतलब 20,000 हम लोग डिक्लेयर किया, 12,500 पे कर दिया, बाकी 7,500 पे नहीं कर पाए, वो अनपेड हो गए, इसलिए वो लायबिलिटी साइड दिखाई दे रहा है 7,500, ठीक है। तो पीएल एप्रो में बस यही 3 आइटम आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसको क्लोज करो। बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे डिविडेंड नहीं आता, हम नहीं आता है, हम लोग नहीं लिख सकते, नहीं लिखते, और अगर डिविडेंड इन्फॉर्मेशन है तो अनपेड डिविडेंड भी नहीं होता बैलेंस शीट में, बिकॉज जो चीज़ हम डिक्लेयर ही नहीं किया तो फिर अनपेड कहाँ से हो जाएगा? जब तक हम डिविडेंड देंगे नहीं, डिक्लेयर करेंगे नहीं, तो अनपेड कैसे हो जाएगा? ठीक है, अभी इसको प्लस करो और यहाँ पे माइनस करके बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो मेरा नेट प्रॉफिट आया 66,000, ये क्यों चाहिए? बिकॉज इसके हेल्प से फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा, जो हम लोग को आता है क्या? इनडायरेक्ट मेथड, है ना। इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे ना बनता था, सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट ही मिसिंग था, जो हम लोग ये बनाना पड़ा हम लोग को, कितना रुपया है? 66,000। अब इसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, है कि नहीं? तो तुमको आता है एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और इनकम्स क्या करेंगे हम लोग? लेस कर देंगे, क्या है बात? तो यहाँ पे ना तो मेरे को एक्सपेंस इनकम तो दिख नहीं रहा है, बट वो बैलेंस शीट के हेल्प से ही होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम लोग देखो यहाँ पर एसेट से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला आइटम क्या दिख रहा है तुम लोग को? लैंड एंड बिल्डिंग का फिगर्स देखो, 1,87,500 से 2,36,500 हो, मतलब क्या वो फिगर्स क्या हुआ? बढ़ गया ना। बढ़ने का वजह क्या होता है? नहीं, बढ़ने का वजह खाली रिवैल्यूएशन नहीं होता है, रिवैल्यूएशन तो एकदम बाद में आता है। बढ़ने का
का वजह ये है 1,87,500 होते 2,36,500 मतलब और लैंड बिल्डिंग खरीदोगे है कि नहीं। तो खरीदने से तो मेरा एक्सपेंस ना होता है, ना वो एक्सपेंस होता है ना वो इनकम होता है कि नहीं। बट अभी हाँ तो परचेज हम लोग गुड्स कब करते हैं वो एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग खरीदना यहाँ एक्सपेंस नहीं होता है मेरा। बिल्डिंग खरीदना इज एन इन्वेस्टमेंट, इज एन एसेट, वो एक्सपेंस नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो वहाँ पे क्या बोला गया है, डेप्रिसिएशन बोला ऑन प्लांट एंड मशीन बोला है, बट देयर इज नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज, मतलब लैंड बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हम लोग उसका बारे में कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है। सेकंड पॉइंट में प्लांट एंड मशीनरी, उसके बारे में बोला है, देखो डेप्रिसिएशन डायरेक्ट तुमको बता दिया है ना कितना चार्ज किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट 18,000। समझ में आया बात। थर्ड पॉइंट आता है गुडविल, गुडविल का फिगर्स देखो 25,000 से कितना हो गया, क्यों थर्ड क्यों गया, बिकॉज हम लोग राइट ऑफ किया, अमोर्टाइज किया गुडविल को, है ना। गुडविल इसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना से कट गया 5,000। गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तुमको, बट वहां से देख के समझ में आता है गुडविल अगर घट रहा है तो रिटर्न ऑफ हो रहा है, अगर गुडविल बढ़ेगा तो मतलब समझो और खरीद रहे। गुडविल खरीदना एक्सपेंस नहीं होता है, बट घटाना मतलब अल्टीमेटली जो घटाएंगे वो पीएल में ही डाल के घटाया जाता है। क्लियर है। स्टॉक के बारे में देखो, स्टॉक तुम्हारा बिजनेस का पार्ट है, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। डेटर्स बिजनेस का पार्ट है ना, मतलब ऑपरेशन का पार्ट है, धंधा से रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ नहीं। बीआर अगेन सेम, बिकॉज बीआर वही डेटर्स से कनेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट देखो क्या हो रहा है 25,000 से 20,000 रुपये मतलब बेचा है। इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ, मतलब एक इंटरेस्ट कमाया ना वो अब रिसीव्ड हुआ है 1250, लेकिन एसेट्स में देखो एक तुमको दिखाई देगा कैश के नीचे अक्रूड इंटरेस्ट, कितना दिखा रहा है अक्रूड इंटरेस्ट 1,000 रुपया। 1,000 रुपया अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है वो इनकम अभी तक हमको मिला नहीं है ना, एसेट है मिलने वाला है ना, मिला नहीं, अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग, मेरे को मिलेगा। और तुमको नीचे पॉइंट नंबर 4 बोला है कि तुमको मिल चुका है कितना, मतलब ये 1250 मिल गया प्लस 1,000 रुपया ना, 1,000 रुपया नहीं मिला बट कमा तो लिया है ना, तो टोटल कितना कमाया, टोटल 2250 ना, तो यही तो मेरा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो वो इनकम है तो वो मेरा क्या होगा माइनस करेगा इंटरेस्ट इनकम 2250। क्या है बात। उसके बाद देखो कैश कुछ नहीं करना है, अक्रूड इंटरेस्ट कर चुके हैं। अब डिस्काउंट वाला पार्ट देखो, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या बोला हमने, देखो 10,000 से कितना हो गया, तो मतलब एक खर्चा को राइट ऑफ कर रहा है, तो ये भी यहीं पर आएगा कि जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है वैसे डिस्काउंट भी रिटर्न ऑफ हो रहा है, डिस्काउंट और इश्यू, इसको भी बोलते हैं रिटर्न ऑफ। एक और आइटम आता है जो इसी तरीका है, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो भी एसेट साइड लिखा जाता है, वो भी रिटर्न ऑफ होता है, तो यही पर आता है, ठीक है। कितना से काटा, ये 5,000 से। अब हम लोग अपना सारा बैलेंस शीट तो कर लिया, बट अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 से शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000 रुपया, बताओ इसको तो नहीं किया, एक मशीन बेचा 5,000 रुपया, फायदा हो गया, लेस ओवर गेन हो रहा है तो लेस हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बोलो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑलरेडी काम कर चुके और नहीं आएगा, ठीक है। आगे इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हम लोग कर चुके, डिविडेंड 20,000 का कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ और तो नहीं
हो गया मेरा आंसर? रिजल्ट नवेलपुर क्लियर है कि नहीं? ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन था, इससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। वहां पे क्या था, पूरा इंफॉर्मेशन तुमको निकाल निकाल के दिया था, बट अब मैं ये मानो सारा सम्स ऐसे ही बनेगा। बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, तुमको ऐसे ही बनाना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तुमको हर एक आइटम देखना और बनाते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड नहीं लगेगा। मेन तुमको बैलेंस शीट को एनालाइज कर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है तो नेट प्रॉफिट निकालने। फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाने के लिए अपने को चाहिए नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट अगर दो फिगर दिया हुआ है, पीडी सीडी दिया हुआ है, तो ऐसे करके पीएल आपको बनेगा, जहां से नेट प्रॉफिट हम लोग फाइंड करेंगे। करने के बाद अपना फंड फ्रॉम ऑपरेशन में डालो, फिर सारा एडजस्टमेंट्स और बैलेंस शीट को देखो, और यहां पे पूरा इसका एडजस्टमेंट करके आंसर ले आओ। समझ में आ गया बात? चलो नेक्स्ट सम स्टार्ट। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो वापस से बोला हम लोग को निकालना है क्या, यहाँ भी देखो पहला दो लाइन पढ़ो तुम लोग, क्या बोला वहां पे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। अगर ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ तो क्या करना है अपने को, पीएल अकाउंट बोलो क्या करेंगे, बना दिया, अब क्या करें, हमें बोलो तब सीखोगे। बाय बैलेंस वीडियो, तो बैलेंस वीडियो में कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 7,000, और सीडी में कितना लिखेंगे, ठीक है। तीन ही चीज आ सकता है यहाँ पे, एक होता है डिविडेंड, रिजर्व और टैक्स, है ना। चलो फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्रेडिट ऑन वैल्यू अभी नहीं चाहिए मेरे को, परचेज ऑफ मशीनरी नहीं चाहिए, इंटरिम डिविडेंड पेड देखो, है ना। इंटरिम डिविडेंड क्या हुआ, लिख लो टू इंटरिम डिविडेंड, कितना पे किया इंटरिम डिविडेंड, लिख दो 20,000 रुपया। उसके बाद क्या दिया हुआ, प्रपोज डिविडेंड, ये भी, ये प्रपोज डिविडेंड मतलब होता है फाइनल डिविडेंड, प्रपोजल चल रहा है, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 20,000, 30 है कि 20 है, 30,000। डेप्रेशन अभी नहीं चाहिए, गुड, 20 यस 30,000। लॉस ऑन सेल चाहिए, ट्रांसफर टू रिजर्व, है ना, टू रिजर्व आएगा, कितना रिजर्व, 5,000। और कुछ जो है सीकिंग फंड आया ना, सीकिंग फंड क्यों आ रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अभी जस्ट बनाए थे तुम थोड़ी देर पहले, वहां पे देखो बताया तो था, वहां पे डिविडेंड आएगा, यहाँ पर रिजर्व आएगा, यहाँ पे टैक्स आएगा, यहाँ पर बताया तो अभी जस्ट, नहीं आएगा यहाँ पे, बोलो। सीकिंग फंड भी आता है, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज सीकिंग फंड में जो पैसा डालेगा वो कहाँ से डालेगा, पीएल से ही करेगा। सीकिंग फंड कितना है, 10,000। अब ये सारा कुछ जोड़ दो और माइनस करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या, ये नहीं आता ना, नहीं आता तो बिजनेस से रिलेटेड है, वो तो नहीं आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट में कोई फर्क नहीं है क्या, सेम है दोनों। टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स इज
वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। कहाँ से आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। कितना है? तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 25,000। ठीक है। और एक वहाँ पे देखना क्वेश्चन दिया वहाँ पे टैक्सेस पेड दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, है ना? टैक्सेस पेड भी दिया हुआ है। तो टैक्सेस पेड दिया हुआ मतलब वो कैश पे का बात हो रहा है, तो हम ये अज्यूम करेंगे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो टैक्सेस भी पीएल पे ही आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब वही प्रोविजन बनाया था और हम लोग पे कर दिया। क्या बोल रहे हो? अटक रहा है? अच्छा, तो टैक्सेस पेड कितना है यहाँ पे मेरा? टैक्सेस पेड 5,000। तो अब यहाँ पे टू बैलेंस शीट में मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 30,000। अबे देखो हम पहले बता दे, पीएल आप लोगों का फॉर्मेट है, बीडी यहाँ लिखेगा, सीडी यहाँ लिखेगा, डिविडेंड आएगा यहाँ पे, रिजर्व और फंड आएगा यहाँ पर, और टैक्स आएगा। तीन ही चीज आता है जो पूरा का पूरा लिख दे यहाँ पे। बस ये करके तुमको नेट प्रॉफिट अपना आंसर लाना है बैलेंस शीट की। क्लियर है बात? अब इसको जोड़ के माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? पक्का 40,000 आ रहा है? एक चीज बोलिए। 40,000 आंसर आ रहा है? अरे जा रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद अभी करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के हेल्प से हम लोग क्या निकालना है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। दो कॉलम बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे आप लोग? उसमें क्या करेंगे आप लोग? अगर अब तो पार्टिसिपेट कर लो, खुद से पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा। ऐड एक्सपेंसेस यहाँ पे माइनस कर देते हैं, लेस इनकम्स। बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। चलो सबसे पहले बताओ, यहाँ पे आइटम शुरू करते हैं। पहला आइटम देखो तुम लोग, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मोटर कार वाज गिवन 14,000 व्हिच वाज सोल्ड फॉर 18,000। मतलब मशीन का जो डब्ल्यूडीवी है डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, वो वैल्यू दिया, वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, वो वैल्यू है 14,000 रुपये डब्ल्यूडीवी उसका वैल्यू है, मतलब उसका वही बुक वैल्यू है 14,000। उसको बेच देंगे 18,000। 14,000 का सामान 18,000 में बेच दिया जा रहा है, गेन हो रहा है। तो ये ऐड में लिखेंगे एक्सपेंसेस या लेस में लिखेंगे इनकम। गेन ऑन सेल है ना ऑफ मोटर कार्स, गेन ऑन सेल ऑफ मोटर कार्स। कितना का गेन होगा? 4,000। इसके बाद सेकंड आइटम देखो, परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज करने से परचेज मेरा यहाँ पे नहीं आता है, पहले बता देना। नहीं, परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंस होता है, परचेज ऑफ मशीन एसेट होता है, पहले बता देना, बार बार याद करो, बचपन का पढ़ाई है। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्रपोज डिविडेंड लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे 50,000 रुपये, कहाँ आएगा? यहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा ना 1,000 रुपये। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आएगा क्या? यही पर आएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व कर चुके हैं, सिंगिंग फंड कर चुके हैं, सैलरीज पेड। सैलरीज पेड आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो मेरा बिजनेस से कनेक्टेड है, ये सब बिजनेस से नहीं है, ये सब चीज ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस नहीं है मेरा। ठीक है, टैक्सेस पेड कर चुके हैं हम लोग। चलो खत्म। कितना यहाँ पे? इसको बाहर करके लिख दे रहे हैं। 90,000 क्या हो गया मेरा आंसर? फंड फ्रॉम ऑपरेशन।
क्लियर है सबको? समझ में आ गया? ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, बहुत सारा 6 सम्स कर चुके इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसके हेल्प से डायरेक्ट मेथड करो या इनडायरेक्ट मेथड करो। जब भी पीएल दो बार दिया रहेगा ओपनिंग और क्लोजिंग, तुमको एक तो एप्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एप्रो अकाउंट का फॉर्मेट प्लीज देख लो ना, अच्छा से एक बार फिर से पीएल एप्रो अकाउंट कैसे बनता है। आई बैलेंस बीडी यहाँ पे लिखने वाले, मतलब ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। अब सिर्फ तीन ही चीज आएगा यहाँ पे, एक आता है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड कैसा, या तो इंटरिम या तो फाइनल। रिजर्व आएगा, कैसा भी रिजर्व ट्रांसफर कर रहा है, जनरल रिजर्व हो, रेवेन्यू रिजर्व हो, रिबेट रिजर्व हो, कैसा भी रिजर्व अगर पीएल से जा रहा है, पीएल से डिडक्ट हो रहा है तो ही यहाँ पर आएगा। फिर एक बार क्या प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये तीन ही आइटम है, बस याद कर लो। बस इसके हेल्प से ये सारा प्लस माइनस करेगा तो तुम्हारा आंसर है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। यही तुम्हारा मेन आंसर है बैलेंस शीट। ये एक फॉर्मेट है, इसको भी कॉपी कर लो अच्छे से। बाय बैलेंस शीट, सिंकिंग फंड इज अ रिजर्व, यहीं पे आता है, रिजर्व के अंदर आएगा, पीएल से ट्रांसफर हो रहा है सिंकिंग फंड का सब। सिंकिंग फंड डेफिनेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका कंसेप्ट दिया जाता है, अब यहाँ से बाहर जल्दी कॉपी करो, फॉर्मेट बना के रेडी रखो। और डायरेक्ट मेथड का भी फॉर्मेट तुम लोग के पास है, इनडायरेक्ट मेथड का भी फॉर्मेट है, ये आप लोगों को फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो सम्स करने वाले, ये इस तरह का जो ये वर्किंग नोट्स बनता है बेसिकली, ठीक है। बट यहाँ पे अभी मेरा सम्स है, अभी हम लोग वर्किंग नोट्स आगे बहुत हेल्प करेगा, मतलब जो सम्स अभी करने वाले ना, यही सम्स तुम्हारा आगे जाके वर्किंग नोट बनेगा और बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा बनने वाला है वही सब, ठीक है। तो देखो एक कैसे बनाया जाता है, पेज नंबर 296 नंबर 7, ठीक है। ये सारा हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं। अभी हम लोग का मेन सम शुरू नहीं हुआ है, मेन सम हम लोग का कल से शुरू होने वाला है। आज हम लोग पूरा सीख जाएंगे, ओवरव्यू देख रहे हैं अभी चैप्टर्स का। अब अभी तुम अगर तुम लोग पकड़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, एक बार और वीडियो क्लास कर लो, एक बार पूरा पकड़ पाएगा। बिकॉज अब जो क्लासेस शुरू करने वाले नेक्स्ट क्लासेस, वो हम लोग का मेन प्रॉब्लम सम शुरू होगा, ठीक है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला देखो यहाँ, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। 18-19 का दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है किसके ऊपर, मशीन के ऊपर, मशीन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो उसके अभी जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा ना क्वेश्चन, मशीन के ऊपर दिया हुआ, और नीचे में देखो इन्फॉर्मेशन में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मशीन के बारे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि नहीं। जब भी अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, कोई एसेट्स है, कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स है या कोई भी एक आइटम है, ओपनिंग और क्लोजिंग अगर दिया हुआ है, यस, ये हम पढ़ा चुके कहीं पे, हमको याद नहीं आ रहा किस चैप्टर में पढ़ा है, या तुम लोग को बताया, या कोई क्लास 12 वालों को कैश फ्लो में पढ़ा है, याद नहीं आ रहा। बट जब भी ऐसा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग को क्या बनाना है, तो अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम बना लो मशीनरी अकाउंट, और बता दो मेरे को मशीन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है कि एसेट। तो एसेट्स का बैलेंस शीट यहीं पे होता है, याद रखना, टू बैलेंस शीट, और क्लोजिंग बैलेंस यहीं पर आता है, बाय बैलेंस शीट। क्लियर है बात। इसके साथ मशीन के साथ वो लोग क्या बनाया, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया। ये कुछ नहीं, एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है बनाने का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी डाल के हम लोग कम कर सकते हैं, बट वो लोग क्या किया है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, तो हम लोग को बनाना पड़ेगा। और ये होता है क्या, लाइबिलिटी होता है। क्लियर है बात। तो लाइबिलिटी का बैलेंस शीट बाई साइड में होता है ना, और बैलेंस शीट टू साइड में होता है। क्लियर है बात। मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया होगा, 1,20,000 रुपये, तो टू बैलेंस बीडी। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया होगा, इसको पहले कॉपी करो,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेम टू सेम, ओपनिंग बैलेंस 40,000 रुपया, बाई बैलेंस बीडी में आएगा, ठीक है, बिकॉज ये लाइबिलिटी होता है, ये एसेट्स होता है, और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 55,000। ये दो चीज को हम लोग कॉपी कर दिया, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन में आ जाओ, पीएल अकाउंट को अभी हटा दो, अभी रहने दो, उस पर हम लोग आएंगे बाद में। इंफॉर्मेशन में आ जाओ, बोले अ मशीन कॉस्टिंग 30,000 रुपया, ठीक है, कॉस्टिंग 30,000 विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 हैज बीन सोल्ड एट 15,000 रुपया। बात को समझना, अच्छा तो समझना, यहाँ पे हम इसको तुम लोग के लिए यहाँ पे तो ये बना दे रहे ताकि क्लैरिटी मिले। मशीन है, उसका कॉस्ट बोल रहा है कितना 30,000, ठीक है, और इसी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कितना है 10,000 रुपये, उसको बेच दिया कितना में 15,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन अभी तक जम गया, कितना जम है, तो ये 30,000 का मशीन का अभी तक कितना डेप्रिसिएशन जम गया, तो इसी को दोनों को कंपेयर करके WDV आता है और उसका आंसर कितना हो गया 20,000। मतलब ये वैल्यू है 20,000 और तुम इसको बेचा 15,000 में, ठीक है। ये मत सोचना 30,000 का 15,000 में नहीं बेचेगा, ध्यान देना इस पे, वैल्यू WDV से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। 30,000 तो अभी तक उसका कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट है ये, ठीक है ना, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, तुम खरीद के लाया था 30,000 में, और उसपे अभी तक जो डेप्रिसिएशन हुआ वो कितना हुआ 10,000। तो ये दोनों को पहले तुमको सेट ऑफ करना होगा, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 20,000। 20,000 का मशीन तो 15,000 में बेचा, तो क्या हुआ बोलो 5,000 का क्या हो गया, तो यहाँ पे लॉस लिख देंगे, 5,000 रुपया का लॉस हो गया मेरा। अब इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। तो बात को समझो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अभी तक डेप्रिसिएशन जो जम गया है ना। अगर हम एक मशीन बेच देंगे तो उसका डेप्रिसिएशन भी निकल जाएगा। तो कितना का डेप्रिसिएशन मशीन बेचा है 30,000 वाला, उसका डेप्रिसिएशन कितना होता है अभी तक 10,000, इसको अगर बेच दोगे तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो टू मशीन, समझ में आया बात। देखो ये मेरा क्रेडिट साइड है, लाइबिलिटी है कि नहीं, ये मेरा लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में अगर लिखोगे तो वो बढ़ जाएगा, बट डेबिट साइड में लिखो तो वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 का मशीन तुम बेच दिया है, 10,000 वाला जो डेप्रिसिएशन वाला मशीन है वो बेच दिया, अगर बेच दिया तो ये 10,000 का डेप्रिसिएशन भी निकल जाना चाहिए, है कि नहीं, बिकॉज ये 40,000 जो है इसमें सब कुछ जोड़ा हुआ है, ये 10,000 भी घुसा हुआ है 40,000 के अंदर, जब बेच दोगे तो ये 40,000 के अंदर से निकल जाएगा। क्लियर है बात। अब जब मशीन बेचेगा तो कितना में बेचा, तो यहाँ पे तुम लिखेगा बाई बैंक, कितना में बेचा मशीन, तो यहाँ पे लिखो बाई बैंक 15,000 रुपये। टू मशीन यहाँ पे लिखा था तो क्रॉस पोस्टिंग कर दे यहाँ पे, है कि नहीं, टू मशीन तो बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, क्रॉस पोस्टिंग 10,000 रुपया। 5,000 का लॉस हुआ, तो लॉस होता है तो हम लोग बाई साइड में लिखते हैं बाई लॉस, लॉस मत तुम ऐसे लिख सकते बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, बिकॉज अल्टीमेटली सारा लॉस पीएल पे जाता है। कितना का लॉस हुआ 5,000 रुपये यहाँ पे लिख, समझ में आया बात। अभी देखो ये क्या टैली कर रहा है क्या, अगर टैली नहीं कर रहा है कुछ फिगर आ रहा है ना, यहाँ पे फिगर आ रहा है ना, अगर यहाँ पर आ रहा है तो मतलब सपोज टू बैंक होगा और तुम क्या कर रहे हो वो परचेज कर रहे हैं, मेरे पास अगर यहाँ पे फिगर आएगा दो चीज यहाँ से निकल सकता है, हम तुमको एक बार दिखा दे रहे मशीन यहाँ पे वापस से। मशीन हम लोग जब भी वर्किंग नोट करेंगे मशीन का या कोई भी एसेट का, स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी से, है ना, ये बना बोलो अच्छा ठीक है, तो वो वाला हम लोग लिख दे रहे, वो मशीन परचेज कर रहे हैं ना, उस पर हम आते हैं। अभी मेरे को हम एक चीज दिखाना था यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। ये मशीन हम लोग जब भी बनाएंगे एक बड़ा सम में ये मेरा वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। तो जो बैलेंस बीडी दिया वो लिख दिया हम लोग, जो बैलेंस सीडी दिया हुआ है बाई बैलेंस सीडी वो भी लिख दिया। ये बनाने का मेन मोटिव क्या होता है, सुन लो बात, अच्छा से सुनना। अगर यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर अगर आता है, अगर यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैंक, क्यों बैंक, बिकॉज हम लोग परचेज किए, क्लियर है बात। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर अगर आता है, अगर यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे उसको डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली कहाँ जाता है पीएल में जाता है। तुम ऐसे मत लिखना, ऐसे लिख देना बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन।
तो मशीन अकाउंट जब भी या कोई भी एसेट अगर हम लोग बनाएंगे, मशीन हो या बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, ठीक है, जब भी अगर वर्किंग नोट बनाएंगे तो इसमें इसका बनाने का पर्पस क्या है? बैलेंसिंग फिगर या तो बैंक आएगा टू बैंक परचेजेस, या फिर बाय पीएल अकाउंट डेप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है ना, 10,000 रुपये। यहाँ पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो अगर डेप्रिसिएशन अगर दिया हुआ तो वो बैलेंस फिगर नहीं आ सकता है। तो आंसर क्या आएगा मेरा? परचेजेस। ठीक है, तो मशीन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है मेरा? या तो तुम उसको फाइंड आउट करेगा, क्या फाइंड आउट करेगा? डेप्रिसिएशन, या तो फिर बैंक क्या परचेज कर रहे हैं, या तो बैंक होगा या तो पीएल होगा। सिमिलरली प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अगर बन रहा है हम लोग का, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लाइबिलिटी, है ना, इसका बैलेंस बीडी तो बाई साइड में होगा ना, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। क्लियर है बात? ये बनाने का पर्पस इसमें भी दो चीज है, या तो तुम यहां पर अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो आएगा क्या? बाई पीएल, मतलब प्रोविजन बनाया है हम लोग, ठीक है, और अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर अगर आता है तो मतलब कैश पेमेंट किया हम लोग टैक्स। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? ये सब मेरा वर्किंग नोट्स बनने वाला है आगे चल के, इसलिए अभी सिखा दे रहे तुम लोग को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मशीन अकाउंट में एक चीज हम लोग क्या मिस कर गए यहाँ पे, देखो पॉइंट नंबर 3 में बोला था मशीन कॉस्टिंग 50 है वो परचेज बाय इश्यू ऑफ शेयर। अगर हम तुम लोग से पूछे परचेज ऑफ मशीन का एंट्री बताओ मेरे को, तो बता सकते हैं मेरे को परचेज ऑफ मशीन का एंट्री? मशीन परचेज कर रहे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड, है ना, क्लियर है बात। बट यहाँ पे तुम मशीन खरीदा है, कितना का मशीन खरीदा? 50,000 का खरीदा, है ना, बट तुम कैश पेमेंट नहीं किया है, तुम क्या कर रहे हो? उसको कैश के बदले क्या दे रहा है? तुमको शेयर्स दे रहा है। तो शेयर्स देना मतलब, शेयर्स दे रहा मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल नहीं होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो मशीन टू इक्विटी, तो मशीन टू यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग? समझ में आया ना? जनरल का लेजर पोस्टिंग का कुछ नहीं, ये क्लास 11 का चीज पढ़ा रहे थे। मशीन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मशीन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? अब अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो क्या लिखेंगे? बैंक लिखने वाले हम लोग 1,10,000 रुपये। ये मेरा क्या हो गया? इसको बोलेंगे परचेज कर लिया हम लोग। समझ में आ रहा बात? अगर इसको हमको एक्सप्लेन करने का तुम बोलोगे, देखो हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, सबको अपना कैलकुलेटर ले लो, ले लिया, ठीक है। तो सुनो मेरा बात ध्यान से, सबसे पहले तो मशीन कितना का था? 1,20,000 रुपीज, है ना, ओपनिंग बैलेंस। फिर तुम एक नया मशीन खरीदा 50,000 का, है ना, तो अब मशीन कितना हो गया तुम्हारे पास? 1,70,000 का हो गया, जिसमें से तुम 15,000 का मशीन बेच दिया। 15,000 का मशीन नहीं बेचा, बात को समझना एक बार, ठीक है। 15,000 का तो बेच के पैसा आया, 10,000 का तुम्हारा उस पर डेप्रिसिएशन था, 5,000 का लॉस। तुम जो मशीन बेचा है पूरा जोड़ो इसको, कितना हो गया? ये कितना हो गया यार पूरा? नहीं नहीं नहीं, बात को समझो पहले, ये जो पोर्शन है ना इसको जोड़ो पहले, ये कितना हो रहा है, है ना। तो 1,20 का मशीन था, 50 का खर्चा, 170 हो गया, 30,000 का मशीन तुम बेचा है ना, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखा था ना 30,000 का मशीन बेच दिया ओरिजिनल कॉस्ट, तो 170 था तुम्हारे पास, 30,000 का मशीन बेच दिया, तो कितना का मशीन तुम्हारे पास बचा? 1,40,000 का मशीन तुम्हारे हिसाब से बचा, है ना। बट तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है 2,50,000 रुपया। तो ये बढ़ कैसे गया? ये कैसे बढ़ गया? बिकॉज हम लोग 1,10,000 का परचेज किया। बात समझ में आया? क्लियर है बात? तो ये मशीन अकाउंट ऐसे बनेगा, इसको सीख लेना अच्छे से, ठीक है। तो अभी बेटी ये मशीन अकाउंट तो बना लिया हम लोग, डेप्रिसिएशन को भी क्लोज कर देते हैं ना। यहाँ पे प्लस करो, 55 प्लस 10 65 माइनस 40 कितना होता है? 25 ना। अगर यहाँ पर आएगा तो इसको वापस से तुम लिखोगे बाई पीएल, मतलब ये और डेप्रिसिएशन हुआ मेरे पास,
ठीक है, बाई पीएल 25,000। क्लियर है बात? अभी यहाँ पे देखो तुमको बोला क्या, फाइंड आउट सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये बोला मेरे को, तो ठीक है। अभी वहां पे तुम्हारा बैलेंस शीट देखना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट देखना, पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ रहेगा तुम लोग क्या करेगा, बोलो। ये देखो वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है बाबू, ये वर्किंग नोट है, ये भी वर्किंग नोट है। अब यहाँ से सम शुरू हो रहा है मेरा, पीएल एप्रो अकाउंट। ओपनिंग और क्लोजिंग अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को बनाना पड़ेगा पीएल एप्रो। तो बाई बैलेंस बीडी लिखने वाले ना हम लोग यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी बताओ कितना लिखेंगे, और क्लोजिंग कितना लिखेंगे। अब तीन से ज्यादा तुम लोग को मालूम है, एक होता है डिविडेंड, दूसरा होता है रिजर्व, और तीसरा होता है टैक्स। तुम लोग यहाँ पे सर्च करो, कोई ऐसा आइटम दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं है ना, तो बस बैलेंस यहाँ पर आ रहा तो लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, बाय नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया, 15,000 रुपया, है कि नहीं। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो हम लोग नहीं लिखेंगे ना कुछ, स्ट्रेट अवे नेट प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपया बाय नेट प्रॉफिट, है ना। यहाँ पे ये पीएल अकाउंट है, पीएल एप्रो नहीं है, पीएल एंड पीएल एप्रो इज डिफरेंट। ये पीएल लिखना पड़ेगा। अभी अब यहाँ पे ध्यान दो, तुमको बनाना फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या पैसा आया तुम्हारे पास, है ना। कौन सा मेथड, ऑब्वियस बात है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। दो कॉलम बना लो, सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट था, 15,000। ऐड एक्सपेंसेस और लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे इनकम। चलो तो अब स्टार्ट करते, कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो ये पीएल ही नेट प्रॉफिट लिखा, मतलब ये पीएल का बात हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन एक देखो यहाँ पर है, वो तो पीएल लॉस दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पीएल खोजना, सारा पीएल खोजना, ठीक है। इसको नहीं, इसको और इसको पीएल खोजना। यहाँ पे पीएल यहाँ पर है, पीएल लॉस हो रहा है, मतलब लॉस का मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। कितना कहोगे, 5,000 रुपया। यहाँ पे पीएल हो गया ना, अब यहाँ पर पीएल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले डेप्रिसिएशन, कितना, और कोई आइटम नहीं है यहाँ पे, छोड़ दो इसको, जोड़ो, जोड़ के बाहर कर दो। तो 15 + 30 कितना हो गया, इनकम तो है ही नहीं, तो इनकम छोड़ दिया, है ना। ये क्या बन गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब सवाल देखो यहाँ पे क्या मांगा, फाइंड आउट सोर्सेज और एप्लीकेशन। सोर्सेज का मतलब क्या होता है, पैसा कहाँ से आया, है ना, कहाँ से पैसा आया। देखो सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन से पैसा आया ना, कितना पैसा आया, 45,000। फिर पैसा कहाँ से आया, बैंक से देखना, मशीन बेचा, सेल ऑफ मशीन, कितना का बेचा, 15,000 रुपया। और पैसा आया कहीं से, और कहीं पैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पैसा मेरा जा रहा है ना। तो ये एप्लीकेशन मतलब यूज, पैसा का क्या यूज किया तुम, नंबर 1 क्या किया तुम, देखने में पे नहीं होता है बाबू, परचेजेस, है ना, परचेज किया हम लोग। सोर्सेज और एप्लीकेशन का मतलब होता है क्या पैसा का, कैश का इनफ्लो हुआ, और एप्लीकेशन मतलब क्या कैश का आउटफ्लो हुआ, क्लियर है। तो यहाँ परचेज ऑफ मशीन किया, कितना का परचेज किया हम लोग, 1,10,000। ये 50,000 का भी खरीदा था, है ना, बट इसमें तुम पैसा नहीं दिया, तुम क्या दिया था, शेयर्स दिया था, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये सिर्फ निकालने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा हमको, बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
वहाँ पे नीचे में सॉल्यूशन देखो, पॉइंट नंबर 1, फंड फ्रॉम ऑपरेशन इज 45,000, राइट। मशीन बेचा 15,000 का, ठीक है। थर्ड वाला परचेज किया मशीन 1,10,000, और फोर्थ में क्या बोला, एक्सचेंज किया हम लोग शेयर्स के बदले, वहाँ पे कोई कैश फ्लो नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ गया तुम लोग को? चलो, तो अभी हम लोग क्या पढ़ा है, डायरेक्ट मेथड पढ़ा है ना। डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या निकालने सीखा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। एक इनडायरेक्ट मेथड सीखा है, इनडायरेक्ट मेथड से भी मेरे को फंड फ्रॉम ऑपरेशन ही निकालना पड़ता है। बट इसमें एक चीज और सीखा हम लोग, क्या सीखा हम लोग, पीएल एप्रो अकाउंट बनाना, है ना। पीएल एप्रो अकाउंट बनाएंगे, इसका हेल्प से क्या निकलेगा मेरा, नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे डालेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है। और एक लास्ट अभी जो सीख रहे थे, वो सीख रहे थे वर्किंग नोट। क्या वर्किंग नोट था, कुछ भी बना सकते हैं, मशीन अकाउंट बनाना होता है, बिल्डिंग अकाउंट बनाना होता है, बस बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, 2 इयर्स का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये बैलेंस शीट है मेरा, ये 2 साल का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगर इस तरह से 2 साल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी आइटम का दिया रहेगा, तुमको वर्किंग नोट बनाना होगा। मशीन, बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाना पड़ जाता है, कभी कभी प्रपोज डिविडेंड बनाना पड़ जाता है, सबका वर्किंग नोट। एसेट है तो बैलेंस बीडी यहाँ पर होगा, है ना। लाइबिलिटी है तो बैलेंस बीडी यहाँ पर होगा। क्लियर है बात? अभी तक सिर्फ यही सीखा हम लोग, ठीक है। अब हम लोग न्यू टॉपिक सीखने वाले, कुछ नया, तो देखो क्या सीखने वाले।
तो देख लो ये क्या टॉपिक शुरू करने वाले। स्टार्ट होता है ऐसे, देखो, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब पहले समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, वेरी गुड, कौन सा एसेट। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है WC इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। गुड, तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल में दो चीज इन्वॉल्व है, एक है करंट एसेट और एक है करंट लायबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ वही लिखे, और तुम लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा, हेडिंग बना के दे देता है, बट अगर हेडिंग नहीं भी बनाता है, हम लोग को मालूम है व्हाट इज करंट एसेट। अगर तुम लोग एक बार तुम लोग से पूछे तो उनको एक बार लिस्ट जोड़ा दो, करंट एसेट में क्या क्या आता है। चलो एक हेल्प कर दे रहे, स्टॉक, दूसरा कैश, डेटर आता है, गुड, कैश आता है, बैंक आता है, डेटर आता है, और बताओ, वेरी गुड, BR, और बोलो, कोई भी प्रीपेड है ना, एनी प्रीपेड, ये होता है सारा करंट एसेट। और भी आइटम्स है, जैसे कि होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, इस पे फोकस करना है, जो हम लोग बेसिकली इसको यूज नहीं करते नॉर्मली। मार्केटेबल, हाँ बाबू, अक्रूड भी आता है, प्रीपेड अक्रूड सब यहीं पर आता है, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे ध्यान रखना, ये तुमको मरवाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर योर करंट एसेट्स, बोलो, क्लियर है, आवाज आ रहा है ना मेरा, क्लियर है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट करंट लायबिलिटीज, नेम देम, बोलो, एक हेल्प कर सकते हैं, क्रेडिटर्स, गुड, दूसरा, वेरी गुड, बिल पेएबल, और बोलो, ट्रेड पेएबल, इसी को बोलते हैं बाबू, ट्रेड पेएबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स, ठीक है, ट्रेड पेएबल का मतलब होता है बिल पेएबल, ट्रेड पेएबल मतलब दोनों आ जाता है। और बताओ, आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग आता है। तो बेसिकली ये तीन ही चीज जो बहुत पॉपुलर है वही आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नाम, कुछ नया नाम अगर दे देता है, वो क्या आता है देख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, नॉर्मली ये 12 महीने से कम का होता है, इसलिए करंट में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस नहीं हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एडवांसेस एसेट होता है, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। करंट लायबिलिटीज देखो, क्रेडिटर्स आता है उसमें, है ना, बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, ठीक है। तो ये दो नाम पे तुम लोग फोकस रखना, नया नाम है, जल्दी याद नहीं रहता है। तो ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, इसी को बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल दो चीज इन्वॉल्व है, करंट एसेट एक करंट। हम लोग यहाँ पे वही बना रहे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये सब में क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो तुमको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे बनता है एक बार देख लो, 4 कॉलम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑफ नहीं होगा, इफेक्ट ऑन, ठीक है ना, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल पे क्या असर कर रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके एक फॉर्मेट बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम लिख देना पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले लिख देना प्रीवियस ईयर, नहीं बस खाली देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में तुमको काम बनाने का जरूरत नहीं है, बस देख लो कैसे होता है, जब तुम अभी दुनिया भर का बनाने वाली, ये फॉर्मेट है। कितना कॉलम बन जाए, 1 1 2, इधर यहाँ पे हो गया 3 4 5, ठीक है ना। सबसे पहले तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा करंट एसेट। करंट एसेट का नाम तुमको मालूम है ना, क्या क्या होता है, स्टॉक होता है उसमें, डेटर्स होता है, कैश होता है, बैंक, सारा चीज तुम लिख देना करंट एसेट, ठीक है। इसको फिर कर देना टोटल, क्लियर है बात। और यहाँ पे लिखना टोटल का पार्ट ए,
फिर तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा करंट लाइबिलिटीज, तो उसका तुमको नाम मालूम है क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग, इसको कर देना टोटल बी। ठीक है, अभी हम इन डेप्थ नहीं समझा रहे, एक चीज खाली यहाँ पे तुमको बता दे रहे, इस पे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो स्टॉक यहाँ पे 10,000 था, कितना था, करंट ईयर में 12,000 हो गया। स्टॉक क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना। और स्टॉक क्या है तुम्हारा, एसेट है कि लाइबिलिटी है, एसेट है। अगर एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो तुम्हारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो तुमको यहाँ पे इंक्रीज में लिखना पड़ेगा 2,000 रुपया। देखो हम यहाँ से बढ़ा के नहीं डायरेक्ट लिख दिया इंक्रीज और डिक्रीज, हम एक्सप्लेन किया तुमको भी, अगर एसेट बढ़ रहा है तो तुम्हारा फायदा हो रहा है तो इंक्रीज में लिखना, बिकॉज वो फायदा असर दिखेगा वर्किंग कैपिटल पे। अगर हम क्रेडिटर्स का बात करें तुमसे, क्रेडिटर्स था 10,000, ठीक है, 20,000 कहाँ लिखा, 2,000 लिखा, क्रेडिटर्स था 10,000, यहाँ पे हो गया 12,000। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या है तुम्हारा, लाइब्रेरी पहले 10,000 तब कितना हो गया, 12,000। लाइब्रेरी अगर बढ़ जाएगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा तो तुम डिक्रीज पे लिखेगा। समझ में आ रहा बात, देखो यहाँ भी बढ़ रहा है, इंक्रीज पे नहीं लिखा है, डिक्रीज पे लिखा है। ठीक है, डेटर्स का बात करें तो बताओ मेरे को, 5,000 था डेटर्स, 8,000 रुपया हो गया, बताओ कहाँ पे लिखेंगे, इंक्रीज में कि डिक्रीज में। ठीक है, बिल्स पेबल का बात करें, 6,000 रुपया था, 4,000 रुपया हो गया, बताओ कहाँ पे लिखेंगे, इंक्रीज के डिक्रीज। हाँ, इंक्रीज में, गुड, क्यों, बिकॉज मेरा लाइबिलिटी घट रहा है, तो घट रहा मतलब फायदा, फायदा तो मतलब इंक्रीज में लिखेंगे। समझ में आ गया बात, इसको टोटल कैसे करेंगे यहाँ पे वो हम तुमको सम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये था मेरा जो पढ़ने वाले अभी 2 सम्स इसी के ऊपर, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो देखो अभी हम सम शुरू करते हैं। हाँ, स्टार्ट करें, पेज नंबर 300, सम नंबर 8, ये सारा एग्जांपल्स कर रहे हैं हम लोग। पेज 3 से सम नंबर 8, द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑफ के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2005 शोड दी अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो अब यहाँ पे ऑलरेडी वो लोग बना के, जो हम लोग सीख रहे थे ना, बना ही के दे दिए, बनवा के देखो लोग, पर्टिकुलर्स है वहाँ पे, एक फिगर्स है 31 दिसंबर 2005, है ना, क्या क्या दिया उसमें, डेटर्स है, स्टॉक है, बीआर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, और तुमको इफेक्ट भी दे दिया है वर्किंग कैपिटल पे। वो क्या 15,000 से क्या हो रहा है, डेटर्स इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक कुछ नहीं हो रहा है, बीआर डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है, बिल्स पेएबल डिक्रीज, ये असर दिया हुआ वर्किंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है ना, तुमसे मांगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एफोर्सेड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 2004। क्या बोला है, देखो 2005 का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तुमको बोला 2004 का इन्फॉर्मेशन तुमको निकालना है, क्या वैल्यू होगा, नहीं क्वेश्चन तो पढ़ो ना, 4 का मतलब 1 साल पहले का निकालने बोल रहे तुमको। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते करंट एसेट, तुम लोग आंसर देते रहना। ठीक है, सबसे पहला है डेटर्स। ठीक है, डेटर्स, डेटर्स कितना है मेरा, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया 2005 पे था, है ना, ऐसे बना दे तुमको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, 2005 में डेटर्स कितना था, 40,000 था, लेकिन तुमको बता रहे हैं
2005 में 40 था, लेकिन वो डेटर्स बढ़ के 40 है, मतलब वो 15,000 से बढ़ा। तो 2004 में कितना होगा, है ना? 25,000 होगा तब ना, 15,000 से बढ़ा तो ना 40,000 हुआ। समझ में आया बात? तुमको ये इन्फॉर्मेशन निकालनी, यही निकालने बोल रहे हैं। उसके बाद स्टॉक एंड वीआर। स्टॉक के बारे में बोलो, स्टॉक कितना था तुम्हारा? 60,000 था 2005 में, लेकिन इसमें कोई बड़ा और घटा नहीं बोला है। तो मतलब 2004 में भी तो सेम होगा, सेम ही होगा ना, डैश कहाँ से हो जाएगा? 60 का 60, ना बड़ा ना घटा। वीआर का अगर बात करें तो वीआर था मेरा 2005 में 55,000। तो 2004 में कितना होगा? वो बोल रहा है 10,000 से डिक्रीज हो गया, घट गया ये। तो कितना होगा ये? 65 होगा तब तो, 65 होगा तब तो ये घटा 10,000 से, है कि नहीं? अभी बात करते हैं, मेरा एसेट खत्म हो गया, अब आता है करंट लाइबिलिटी। दो आइटम दिया हुआ है, एक क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर्स के बारे में बोल रहा है 47,000 एंड 16,000 2005 में था, ठीक है। अभी तुम देखना क्रेडिटर्स के बारे में बोला 12,000 रुपया इंक्रीज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ जा रहा है 12,000 से। 47,000 था और वर्किंग कैपिटल इसका हेल्थ से 12,000 से बढ़ गया। तो क्या होगा यहाँ पर अमाउंट, बता सकते हो मेरे को? ये 47,000 था, इसके हेल्थ से मेरा 12,000 रुपये से वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना होगा कि वर्किंग कैपिटल बढ़ गया होगा 12,000 से? गलत। 35 अगर तुम बोल रहे हो तो बात को सुनो मेरा बात। 35 बोल रहा है तो 35, अच्छा अब बात ध्यान से सुनना। लाइबिलिटी है ना, 35 से 47 हो गया, है ना? मतलब लाइबिलिटी तुम्हारा 12,000 से बढ़ गया। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाएगा तो क्या वो इंक्रीज में लिखेंगे कि डिक्रीज में लिखेंगे? तो यहाँ ना लिखेंगे, बट क्वेश्चन में तो बोला ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज थोड़ी हो रहा है। वर्किंग कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ का आंसर क्या होगा तब? ये होगा 59,000। क्यों? बिकॉज 59,000 था, तो समझा रहे ना, 59,000 था, ये 12,000 से घटा तो ना जाके मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ा। ज्यादा होगा तब ना मेरा ये बढ़ेगा, लाइबिलिटी घटेगा तब ना वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। अभी तो जस्ट पढ़ाया। इन शॉर्ट लाइबिलिटी के लिए उल्टा कर दो, जो एसेट्स के बारे में तुम सोच रहे हो सीधा लाइबिलिटी के बारे में उल्टा कर दो, ठीक है? अभी भी समझ में नहीं आया उसको, क्या बोला यहाँ पे? 12,000 से तुम्हारा वर्किंग कैपिटल बढ़ गया ना? हेलो, 12,000 से वर्किंग कैपिटल बढ़ गया ना? ये तब बढ़ेगा जब लाइबिलिटी घटेगा, तब ना बढ़ेगा। लाइबिलिटी कब बढ़ेगा? देखो लाइबिलिटी घटेगा तब ना बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे तब तो ये घटेगा। बिकॉज पिछला साल जा रहा है ना, ये घटेगा। देखो घटा कि नहीं घटा, ये डाउनफॉल हुआ कि नहीं हुआ? ये घटा तब ना ये बढ़ेगा, तब ना ये बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल। अब बिल्स पेएबल का अगर हम बात करें, बोला 5,000 से डिक्रीज हो गया। क्या डिक्रीज हुआ? वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया 5,000 से। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया 5,000 से, मतलब लाइबिलिटी तुम्हारा बढ़ गया तब ना जाके ये घटा होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तब तो मेरा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे इससे तो कम होगा तब तो ये इंक्रीज होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम 11,000 रुपये लिखेंगे, 11 से 5,000 रुपये को बढ़ गया ना, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5,000 से अगर ये लाइबिलिटी बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल 5,000 से घटेगा कि नहीं घटेगा? समझ में आया बात? तो यही था, वो बोला था खाली यही निकालने के लिए, तुमको बस निकाल दिया। ये थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को, एक बार दिमाग लगाना, वापस से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाए, ठीक है? चलो ये तो बनाना नहीं था मेरे को। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। अब यही मेन बनाना है, वो तुम लोग देखो कैसे बनता है। ये तुम लोग को आराम से बना लेगा, इसी इसमें टोटल करना नहीं था, इसमें टोटल नहीं करना, ठीक है?
अब जो सम्स करने वाले हम लोग पेज नंबर 301 इस पे ये प्रॉपर सम्स है। नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मेन सम शुरू होने वाला है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, है ना, तो वही हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन क्या वर्किंग कैपिटल। कैसे बनेगा, 5 कॉलम बनाना पड़ेगा ना अपने को। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 ये बना इफेक्ट्स ऑन वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, है ना। इसके बाद 2 साल बना लो, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर मेरा यहाँ पे क्या दिया 2018, और प्रीवियस ये हो गया प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर हो गया 2019। यहाँ पे पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट एसेट, और एंड यहाँ पे क्लोज नीचे लिखते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टोटल ए, और यहाँ पे हो जाएगा टोटल बी, ठीक है। इसको पहले तुम लोग बना लो जल्दी जल्दी फॉर्मेट। फॉर्मेट रेडी हो जाए तो बोल देना एक बार, हाँ बोल देना, मतलब हो गया, बन गया। फिर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे हम लोग। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी जस्ट दिया तुम लोगों को, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब ए माइनस बी, ठीक है। रेडी है, रेडी हो तुम लोग, स्टार्ट करें। नवेद, सैफा, रेडी। चलो, सबसे पहला जो आइटम दिया हुआ यहाँ पे मेरा एग्जांपल नंबर 9 ना, तुमको बोला प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो करंट एसेट तुमको खोजना है। करंट एसेट बताओ क्या क्या दिया वहाँ पे, एसेट देखो और बताओ सबसे पहला करंट एसेट का नाम बताओ कौन सा है। सबसे पहले आता है स्टॉक, स्टॉक को मिस कर दिया, है ना। स्टॉक, डेटर्स, बी आर, तो तुम बताए लिखते हैं यहाँ पे, और कुछ है वहाँ पे, कैश। ये 4 चीज है वहाँ पे, ठीक है। चलो अमाउंट अमाउंट लिख दिया हम लोग, स्टॉक 2 लाख और 2,15,000, है ना। 2 लाख और 2,15,000। डेटर्स कितना दिया, 175, 165, है ना। बी आर बताओ 25 एंड 12, है ना। कैश 35, 25 ना। तो चलो अब तुमको बताना है इसका असर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ऑन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले स्टॉक कितना से इंक्रीज हो रहा है, 15,000 से, तो मेरा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा। फिर घट रहा है ना, तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा मेरा 10,000। बी आर घट रहा है ना, तो ये भी घट जाएगा 13,000। हाँ, आज से पढ़ाना हम लोग को, ओके। स्टॉक 2 लाख से 2,15 हो गया, तो मतलब 15 से बढ़ गया ना, एसेट इंक्रीज होगा। डेटर्स देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो मतलब वर्किंग कैपिटल भी घट जाएगा। एसेट्स घटेगा, वर्किंग कैपिटल घटेगा, एसेट्स बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। बी आर के बारे में देखो, तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा ना। नवेद, कैश के बारे में बोलो, घट घट रहा है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। मेरे को आंसर अगर नहीं देगा स्पीड में पढ़ाएंगे,
ओके, नवेद तो बोला ही नहीं, नवेद को बोला बोलने के लिए, नहीं बोला वो। वेरी गुड। एसेट्स में तुमको एकदम सीधा सोचना है, लायबिलिटी में रिवर्स करते हैं। चलो टोटल करते हैं इसको। हाँ, सबसे पहले टोटल कर लो, इसको भी टोटल करो सारा और इसको भी टोटल करो, ठीक है। इसका अभी यहाँ पे टोटल मत करना, ये टोटल डायरेक्ट यहाँ पर होगा, इसको अभी मत करो। खाली ये वाला टोटल करके बताओ कितना रही वाला, 375, 4,35,000 है ना। अभी इसको बता दो ये कितना आ रहा है। बोलो 4,70,000 क्लियर है। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज के ऊपर। बता दो नाम, पहला नाम करंट लायबिलिटीज का। नहीं, बीपी से ऊपर पहले आता है क्रेडिटर्स है, उसके बाद बीपी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा, ओवरड्राफ्ट भी आएगा, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म लिखे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्रेडिटर्स है वो कितना है बताओ, 45,000 एंड 40,000। उसके बाद बिल्स पेएबल कितने हैं, 20,000 और 18,000 है ना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बताओ, 10,000 और 12,000। एक लास्ट ओवरड्राफ्ट 60,000 और 72,000, क्लियर। अभी अब तुम लोग को बताना है इसका असर, लाइबिलिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, पहले बताओ। घट रहा है तो वर्किंग कैपिटल पे क्या असर करेगा, हाँ। तो 5,000 पे यहाँ पे इंक्रीज में लिख देंगे, है कि नहीं। नवेद इसका तुम सेकंड वाला तुम जवाब देगा। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है मेरा, 20,000 से 18,000 वो घट गया है। घट गया तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कितना से बढ़ेगा, 2,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से का जवाब दो, 10,000 था अब 12,000 हो गया, हाँ। तो 2,000 क्या हुआ, बढ़ेगा कि घटेगा। तो ऐसे मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल मेरा घट जाएगा, क्लियर है। ओवरड्राफ्ट खदीजा बताओ, 60,000 था 72,000 हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, क्या होगा, घट जाएगा। तो 12,000 से एक घट जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा बात। इसको जोड़ो, जोड़ के बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं कितना हो रहेगा। देख लो बाबू, ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है, ये इधर इंक्रीज है और इधर डिक्रीज है। अगर तुमको दिखाई दे रहा तो देख, हाँ। तो लो डिक्रीज में लिख दिया, ओके। 1,35,000, 1,42,000, ठीक है। अभी वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके थे ना, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, है ना। तो करंट एसेट मतलब ये ए हो गया और करंट लाइबिलिटी बी हो गया। ए माइनस बी करना मतलब दिस माइनस दिस, दैट इज योर 3 लाख। 417 माइनस 142 कितना होता है, 2,75,000। समझ में आया बात यहाँ पे। अब लास्ट में कैसे करेंगे देख लो। वर्किंग कैपिटल तुम्हारा कितना था पहले, वर्किंग कैपिटल पहले कितना था, अभी कितना हो गया,
मतलब क्या वर्किंग कैपिटल बढ़ा कि घटा? तो घटा, तो यहाँ पे लिखो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना से घट गया? तो यहाँ पे लिखो 25,000, इसको जोड़ दो, यहाँ 3 लाख होगा, यहाँ पे 3 लाख होगा, ठीक है। अभी दूसरा बात, यहाँ पे पहले कितना था? यहाँ पे कुछ नहीं नजर आ रहा ना, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ना डैश है, यहाँ पे ना, है ना, और यहाँ पे 25, मतलब यहाँ पे जीरो था, यहाँ 25,000 हो गया। तो तुमको यहाँ पे भी इंक्रीज में लिखना, बढ़ गया ना यहाँ पे, तुमको यहाँ पे 25,000 रुपये लिखना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली तुमको टैली करना है, ठीक है। यहाँ पे जीरो था, 25, यहाँ पे बढ़ गया, तो तुमको इंक्रीज में लिखना होगा 25,000। तब ये सारा को जोड़ दो, अब बताओ कितना आ रहा है? 47 आ रहा है मेरा ख्याल से। और यहाँ पे जोड़ो, देखो सेम आएगा, 33, 35, 46 आया? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ये था तुम्हारा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इजी है, इसमें थोड़ा सा तुमको और प्रैक्टिस का जरूरत है, वो हो जाएगा प्रैक्टिस, टेंशन मत लेना। लास्ट में कैसे किया बस ध्यान देना। यस, टैली करना है मेरे को एंड में, सब सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसके 25 का ताकि देखो 3 लाख 3 लाख हो गया, यहाँ पे 25,000 का कमी पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखो और टैली करो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल।